नहीं बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एकता का महाकुंभ बनाने का प्रधानमंत्री ने दिया संदेश, कहा दुनिया में नहीं है अनेकता में एकता का ऐसा आयोजन। सामाजिक विभाजन और विद्वेष को खत्म करने का ले संकल्प। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 15 और अवैध प्रवासियों को दबोचा, 8 को वापस भेजा गया बांग्लादेश। वहीं अवैध वोटरों को लेकर भाजपा का केजरीवाल पर निशाना। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड सहित उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमस्खलन की चेतावनी। श्रीनगर सहित कई क्षेत्रों में यातायात बाधित। दक्षिण कोरिया में भीषण हवाई हादसे की शुरू हुई जांच। राहत और बचाव दल ने बरामद किया ब्लैक बॉक्स। मुयान अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना में 179 लोगों की गई जान। पक्षी के टकराने से हुआ हादसा। सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका ने रचा इतिहास। जीत के साथ ही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहली बार बनाई जगह। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाकुंभ को लेकर दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह सरगर्मी बनी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहे कुंभ आयोजन के न्योता देते रहे, लेकिन अखिलेश को ये बात कुछ जमी नहीं। वहीं मन की बात के 117 अंक का प्रसारण भी हुआ। उसमें प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ है और कुछ भी हो जाए लेकिन समाज का बंटवारा नहीं होना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले शाही स्नान के कुछ ही दिन बचे हैं। तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। त्रिवेणी की छटा निराली हो चली है। गंगा तट के किनारे किनारे एक भव्य नगरी बस चुकी है। छटा अद्भुत बिखर रही है। सदियों से भारत की भूमि में रचा बसा यह उत्सव एक बार फिर संत गृहस्थ को एक साथ लेकर समरसता का संदेश देने के लिए तैयार है। मन की बात के 117वें अंक में प्रधानमंत्री ने महाकुंभ की तैयारियों के साथ ही एकता के संदेश का जिक्र किया। महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। 45 दिनों के लिए संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ आयोजन की गवाह बनेगी। दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। इस बड़े आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ठहरने की सभी तैयारियों के साथ खास है इसका डिजिटल नेविगेशन। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं को परंपरा के साथ साथ नए जमाने का अनुभव भी कुंभ में मिलेगा। अलग अलग घाट जाना हो या पार्किंग, डिजिटल नेविगेशन आपकी मदद करेगा। एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। उन्होंने विशेष तौर पर लोगों से हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी सांसद संजय ने
आरोप लगाया है कि भाजपा उनकी पत्नी को नाम वोटर लिस्ट से कटवाना चाहती है। तो बीजेपी ने खुलासा किया कि आप पार्टी से जुड़ी 2 महिलाओं ने ही उसके लिए आवेदन दिया है। ये उनका पारिवारिक मामला है और अब संजय सिंह ही बताएं कि इन महिलाओं से उनके क्या संबंध हैं। और इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सभी की शिकायतों और दावों पर जांच के बाद ही 6 जनवरी को संशोधित वोटर लिस्ट जारी करेगी। दिल्ली में मतदाता सूची को लेकर विवाद में एक नया कोण जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और कटवाने की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिख चुकी है। वहीं चौंकाने वाला दावा आप सांसद संजय सिंह का सामने आया जब उन्होंने अपनी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से कटवाने के प्रयासों के आरोप भाजपा पर मढ़ दिए। संजय सिंह को जवाब दिया दिल्ली भाजपा के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने। उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह के निचले स्तर की राजनीति नहीं करती है, जबकि सुर्खियों में रहने के लिए नौटंकी करना आम आदमी पार्टी की आदत है। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का जो पूर्वांचल की रहने वाली है उनका वोट आप कटवा रहे हो। संजय सिंह सम्मानित सांसद है, भाभी जी घर पर हैं और उनका वोट भी है। और जो 2 एप्लीकेशंस लगाई गई हैं, एक का नाम मधु है और एक का नाम सुरेश देवी है, जिन्होंने वोट काटने की। तो मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से, एक बार अपने गिरेबान में झांक के पूछें, अपने घर में भाभी जी से भी पूछें कि ये दोनों महिलाएं कौन हैं। पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी की। उन्होंने दावा किया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 5000 नाम कटवाने और 7500 नए नाम जोड़ने के आवेदन दिए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भाजपा का ऑपरेशन कमल है और इसके जरिए वो चुनाव जीतना चाहती है। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब घोटाले के आरोपी शीश महल के दागदार दिल्ली में अवैध वोटर बसाने का काम कर रहे हैं और अब जब पोल खुल रही है तो धमकी देते हुए घूम रहे हैं। मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 हैं। 1,06,000 में से लगभग 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं, 7.5% वोट ये ऐड करवा रहे हैं। तो चुनाव कराने का जरूरत ही क्या है? चुनाव बचा क्या उसके बाद? चुनाव तो कुछ नहीं बचा। 12% वोट अगर इधर के उधर कर देंगे तो फिर तो चुनाव कुछ बचा ही नहीं। अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे कह रहा हूँ, नई दिल्ली नहीं पूरी दिल्ली में अवैध वोट बनाने का काम आप और आपकी पार्टी कर रहे हैं, अवैध मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं। और ये साजिश आप हर विधानसभा चुनाव से पहले करते हो। 2014 में अचानक 14 लाख वोट बढ़ते हैं, 2019 में अचानक 9 लाख वोट बढ़ते हैं और अब जब 2025 का चुनाव आने वाला है तो फिर अचानक ये वोटों की बाढ़ आ गई। 2024-23 दिसंबर को इलेक्टोरल रोल फ्रीज हो गया और ये 24 तारीख का एक विधानसभा का डाटा नरेला का, सिर्फ एक। 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा की जाती है नए वोट बनाने की। वोटर लिस्ट के आरोपों और प्रत्यारोपों को लेकर दोनों ही दल चुनाव आयोग को शिकायत कर चुके हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद सामने होगी, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और शुचिता इस बात से तय होती है कि मतदान निष्पक्ष, बिना धांधली, बिना भय और बिना हेरफेर के हों, और चुनाव आयोग इस बात को सुनिश्चित करता है। फर्जी वोटर को डिलिस्ट करना हो या फिर नए वोटरों को जोड़ना, आयोग एक तय नियम के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों सहित अवैध प्रवासियों के सत्यापन के लिए दक्षिण पश्चिम जिले में अभियान चलाया गया। घर घर जाकर सत्यापन किया गया और लगभग 400 परिवारों की जांच की गई और उनके दस्तावेज जमा किए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभियान के दौरान 15 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया। बांग्लादेश से 8 अवैध प्रवासियों को FRRO के माध्यम से बांग्लादेश भेजा गया है। वहीं दक्षिण दिल्ली से पकड़े गए 7 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है और ये कार्रवाई कई टीमों द्वारा मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड सत्यापित करने और संदिग्ध प्रवासियों की पहचान करने के लिए झुग्गी झोपड़ियों और संदिग्ध क्षेत्रों का दौरा करने के बाद की गई है।
साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास बांग्लादेशी आईडीज मिली है हमको। ये लोग कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू एफआरओ। और वहीं दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की बदहाल व्यवस्था पर संगम विहार से आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को खरी खरी सुनाई। उन्होंने दिनेश मोहनिया को फोन कर संगम विहार की सड़कों पर पानी भरा होने और स्थानीय विधायक द्वारा क्षेत्र को कूड़ा घर बनाने की भी बात कही। हालात जितने खराब कर रखे हैं ना, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी के अंदर डूब जा, वो ही लायक हो तुम। यहाँ पे पूरे संगम विहार में पानी भरा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी में रह रहे, खुद बड़े बड़े कोठियों में रहते हो, शर्म नहीं आती तेरे को? बाहर निकल, कहाँ है आप ये बता, इधर आ, हिम्मत है तो मेरे सामने आ, यहाँ पे जनता के बीच में आ। ये जो औरतें है ना, ये तेरा हिसाब करेंगी। जस्ट बिकॉज यू आर एन MLA, यू कैन वेरी गेट अवे विद इट। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है एंड यू हैव द ऑडेसिटी टू टॉक टू मी लाइक दैट। आओ इधर आओ, जनता के बीच में रहो मिस्टर दिनेश मोहनिया, नहीं तो ये जनता तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगी ना। निकल के आ यहाँ पे, मैं देखती हूँ किस मुंह से आएगा। कूड़ा पड़ा है, पूरे संगम विहार को कूड़ा बचा रखा है। जनता नर्क में रहे और तुम बड़ी बड़ी कोठियों में रहो। कहाँ है तेरा घर? आती हूँ मैं, ये सारा कूड़ा तेरे घर के बाहर फेंकूंगी। और वहीं हरियाणा सरकार गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे आम जनता को इनसे होने वाले गंभीर परिणामों से बचाया जा सके। और इसी कड़ी में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मलेरिया रोकथाम हेतु जिला मलेरिया विभाग द्वारा किए गए प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। विभाग द्वारा किए गए प्रयास और जन समुदाय की भागीदारी से पिछले 3 वर्षों में मलेरिया का एक भी मरीज सामने नहीं आया। विभाग के कर्मचारी अपने क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। ये लोगों के घरों से पानी का सैंपल लाकर अपनी लैब में टेस्ट भी करते हैं। जिला कुरुक्षेत्र पिछले 4 सालों से मलेरिया के उन्मूलन के फेज में है। हमारा उद्देश्य अब ये रहेगा कि किस तरह से हम लोगों को उस उन्मूलन को, उस अपनी कैटेगरी को वहीं पे एग्जिस्ट रखना है, ताकि फिर से किसी एरिया में हमारा कोई मलेरिया का केस रिपोर्ट ना हो, जिसके लिए हम हमारी टीम के साथ मिलकर भरसक प्रयास कर रहे हैं। हमारे ज़िले में लगभग 125 टीम्स बनाई गई हैं, जो कि सभी गाँवों में, शहरों में, हर जगह पे जाके मलेरिया से संबंधित एक्टिविटीज़ करती हैं, जिसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक लेवल पे रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है। हमारा स्वास्थ्य विभाग, हमारे वर्कर्स, हमारा पूरा स्टाफ इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है कि हम हमारे ज़िले को मलेरिया मुक्त घोषित करने की कोशिश करें। और इसी संदर्भ में जो हमारा अभियान है, उसके तहत पिछले लगभग 3-3.5 साल से हमारे ज़िले में मलेरिया का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जो अभी परिणाम आए हैं ना जीरो मलेरिया का, तो ये जो है हमारी भागीदारी के अनुसार ही आए हैं। तो हम जो है फील्ड में जाके काम करते हैं, घर टू घर लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा काम क्या होता है कि हम घरों में जाते हैं लोगों को, तो उनको VBD के बारे में बताते हैं, जैसे वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो हम उनको बताते हैं कि छत के ऊपर जैसे कोई भी बर्तन नहीं होना चाहिए, उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जो बर्तन छत के ऊपर कोई बर्तन है तो उसको हम उल्टा करके रख दें। और वहीं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं PT परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे छात्र रविवार को छात्र संसद में भाग लेने के लिए गांधी मैदान पहुंच गए। हालांकि जिला प्रशासन ने छात्र संसद की अनुमति नहीं दी थी। इसी बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जैसे नेता धरना स्थल पर पहुंच गए। गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकाला और इस दौरान प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बल का भी प्रयोग करना पड़ा। बिहार में रविवार को 17वीं BPSC PT परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर BPSC अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिलने के बावजूद BPSC अभ्यर्थियों ने गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर नारेबाजी की। इस बीच जन स्वराज प्रमुख
प्रशांत किशोर भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गांधी मैदान पहुंचे। दरअसल उन्होंने ही रविवार को गांधी मैदान में छात्र संसद की घोषणा की थी। जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च भी निकाला। 912 केंद्र थे, 911 केंद्रों पर परीक्षा सफल हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ एक केंद्र पर गड़बड़ी हुई जिसको कि कैंसिल किया गया। अगर आज सबको कैंसिल कर दिया जाएगा तो 911 केंद्र वाले लोग भी तो हैं, वो भी तो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। गांधी मैदान में छात्र संसद कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। प्रशासन ने प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को आदेश का उल्लंघन मानते हुए एफआईआर दर्ज करने की बात कही। बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित हुई थी। परीक्षा वाले दिन पटना के एक सेंटर पर हंगामा हुआ। हालांकि उस हंगामे के बीच परीक्षा आयोजित की गई थी। बाद में उस सेंटर पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया और 4 जनवरी को उसी सेंटर पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। लेकिन अब छात्रों ने पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इसको लेकर पटना में बीपीएससी कार्यालय के बाहर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पर अड़े हुए हैं। इससे पहले प्रदर्शनकारी छात्र आयोग के अधिकारियों के साथ पटना में बातचीत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुके हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा को रद्द किए जाने का सवाल ही नहीं उठता। आयोग का कहना है कि ये प्रदर्शन प्रायोजित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और वहीं संभल जिले के नगर चंदौसी के लक्ष्मणगंज में मिली बावड़ी की दीवार पर हुआ मकान का निर्माण। बावड़ी की खुदाई 9वें दिन भी जारी है। चंदौसी नगर में रहने वाले कौशल किशोर ने बताया कि इस बावड़ी के असली हकदार राजा चंद्र विजय सिंह ने उन्हें अपना प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा है। इस संबंध में जिलाधिकारी संभल डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि बावड़ी की खुदाई हमारे मजदूर लगातार कर रहे हैं और वहां पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को नहीं रहने दिया जाएगा और जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। जो हमारे श्रमिक हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं और उसके चारों ओर जो अतिक्रमण है उनको भी हमने कहा है कि अपना अतिक्रमण हटा लें, क्योंकि तालाब पर बावड़ी पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जो अतिक्रमण है वो 100% दूर होगा। आदरणीय राजा साहब ने तो मुझे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। जो यहाँ की उनकी संपत्ति है, डीएम साहब के लिए पत्र भी लिखा है, आज हम देने जा रहे हैं। आज की तारीख की पत्र है। उनकी ओर से हम लोग उनकी जो संपत्ति भूमाफियाओं ने दबा रखी है तो वो हम प्रशासन के संज्ञान में लाकर उनकी संपत्तियों को उजागर करेंगे और भूमाफियाओं से मुक्त करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के महू में भारतीय सेना के प्रशिक्षण संस्थान एडवांस्ड इंक्यूबेशन एंड रिसर्च सेंटर और इन्फेंट्री संग्रहालय का दौरा किया, जहां उन्हें इन्फेंट्री के इतिहास के साथ साथ इन्फेंट्री में आधुनिक उपकरणों को शामिल करने के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उनके साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने भारतीय सेना के जवानों के साहस और सतर्कता की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सशस्त्र बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री ने त्रिपुरा के चारिलाम में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित 27 एसपीएफ पंपों, 35 एसपीवी स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम का भी निरीक्षण किया। केंद्रीय मंत्री ने योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की। सुरक्षा बलों को अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक समन्वित और संयुक्त अभियान में मियाओ विजयनगर के पास सामान्य क्षेत्र से एक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। इस संयुक्त अभियान को भारतीय सेना और असम राइफल्स ने अरुणाचल प्रदेश पुलिस के समन्वय से अंजाम दिया। विशेषज्ञों की टीमों की तरफ से व्यापक तलाशी के दौरान विशेषज्ञ ड्रोन, ट्रैकर कुत्ते, धातु पहचानक जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया है। अभियान के दौरान कई स्थानों से कुल 10 प्रकार की असॉल्ट राइफलें भी बरामद की गई हैं, जो इस क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक मानी जा रही हैं। हथियार एक जंगली इलाके में छिपाए गए थे। माना जा रहा है कि हथियार
एनजी द्वारा पिछले साल आत्मसमर्पण करने से पहले दफनाए गए थे। अभियान को शुरू करने से पहले सुरक्षा कर्मियों ने नामदफा रिजर्व फॉरेस्ट में मौजूद पर्यटकों को सुरक्षित निकाला और उसके बाद इस अभियान को शुरू किया गया ताकि ये हथियारों का जखीरा उग्रवादियों के हाथों में ना पड़ जाए। और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है और भारी बर्फबारी भी हो रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चमोली जिले में 24 घंटे तक 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी दी है और ऑरेंज अलर्ट लेवल 3 जारी किया है। इस संबंध में एहतियात बरतने के लिए प्राधिकरण ने चमोली के जिला अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। हिमाचल के लाहौल घाटी में लगातार 2 दिनों से जमकर बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है और सीमा सड़क संगठन ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से थिरोट तिंदी तक के सड़क मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है। बीआरओ ने तांदी से दारचा तक के सड़क मार्ग से भी बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। बीआरओ ने जल्द ही सड़क मार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू करने का आश्वासन दिया है। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए भीषण हवाई हादसे में 179 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी खौफनाक थी कि विमान पर सवार 181 लोगों में से केवल 2 ही बचाए जा सके। जानकारी के अनुसार जेजू एयरलाइंस के विमान से पक्षी टकराया, जिसके बाद उसकी आपात लैंडिंग हुई। लैंडिंग के समय विमान के पहिए नहीं खुले और लैंडिंग गियर संचालित नहीं हुए। विमान रनवे पर फिसलता हुआ दीवार से टकराया और भयानक आग भड़क उठी। घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन केवल 2 लोग ही बचाए जा सके। ये दोनों चालक दल के सदस्य हैं। आग इतनी भीषण थी कि मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने में दिक्कत आ रही है। इस बीच कोरिया एयरपोर्ट कॉरपोरेशन ने मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। दुर्घटना की भेंट चढ़ने वालों में 2 थाई नागरिक भी शामिल हैं। राहत और बचाव कर्मियों ने मलबे से ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिए हैं। भारतीय शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी साल 2024 की फीडे महिला विश्व रैपिड चैंपियन बन गई हैं। कोनेरू हम्पी ने इंडोनेशिया की आयरिन सुकंदर को मात दी है और ये कोनेरू हम्पी का दूसरी विश्व रैपिड खिताब है। इससे पहले वे 2019 में भी खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी ने रविवार को दूसरी बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। खिताबी मुकाबले में उन्होंने इंडोनेशिया की इरेन सुकंदर को हराया और देश का नाम रोशन किया। उनकी इस खास उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम ने एक्स पर हम्पी को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 2024 फिडे महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई। उनकी दृढ़ता और प्रतिभा लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ये जीत और भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये उनका दूसरा विश्व रैपिड चैंपियनशिप खिताब है, जिससे वो ये अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय बन गई हैं। और मेलबर्न टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 228 रन बना लिया है। ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 333 रन की हो गई है। सैम कॉन्स्टास 8 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर बोल्ड हुए। वहीं उस्मान ख्वाजा को सिराज ने आउट किया। स्टीवन स्मिथ भी सिराज का ही शिकार बने और इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और एलेक्स कैरी को आउट कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। ट्रेविस हेड को आउट करने के साथ ही बुमराह ने टेस्ट में अपने 200 विकेट पूरे किए। और वहीं इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 369 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत की तरफ से सर्वाधिक 114 रनों की पारी खेली। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 105 रनों की बढ़त हासिल हुई। दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। टेम्बा बावूमा की कप्तानी वाली टीम ने एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया।
और पहली बार खुद को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में पहुंचा दिया। सेंचुरियन में खेले गए इस मुकाबले के चौथे दिन दक्षिण अफ्रीका ने कगिसो रबाडा और मार्को यानसन को 9वें विकेट के लिए ताबड़तोड़ 51 रनों की नाबाद साझेदारी के दम पर हार को जीत में बदल दिया। वहीं दूसरी पारी में मोहम्मद अब्बास के 6 विकेट भी पाकिस्तान को जीत नहीं दिला सके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।